कि डेवलप्ड नेशंस हर साल क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नाम पर $100 बिलियन वो खर्च करेंगे। अभी तक एक बार भी इन्होंने अपना ये प्लेज पूरा नहीं किया, एक बार भी इन्होंने $100 बिलियन पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इसके अलावा ये जो आप 89.6 बिलियन डॉलर्स आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत करीब है $100 बिलियन के, लेकिन इसमें भी कई सारी तरीके के फरेब हैं, फ्रॉड हैं डेवलप्ड नेशंस के द्वारा किए गए। एडेप्टेशन मेजर्स पर ज्यादा खर्च किया जाए या फिर मिटिगेशन मेजर्स पर, कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अभी तक कोई क्लियर कट डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC में अभी तक प्रपोज नहीं की गई है। इसके कारण डेवलप्ड कंट्रीज को एक मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रॉड करने का। दोस्तों, वर्तमान समय में अगर आज के विश्व की सबसे बड़ी कुछ समस्याओं को अगर हम लोग एक लिस्ट में डालें तो उसमें टॉप पर कौन सी समस्या आएगी? सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में हम लोग क्लाइमेट चेंज ही कहते हैं। और इस क्लाइमेट चेंज की बातें जब से होनी शुरू हुई हैं, इस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, इससे अडेप्टेशन करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में एक संस्था बनाई गई जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC। इस UNFCCC की बैठक हर साल किसी ना किसी देश में होती है। इस साल इसका 28वां संस्करण UAE में COP28 नाम से होने वाला है। इस बार भी हर बार की तरह से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट कैसे किया जाए, एडेप्टेशन कैसे की जाए। लेकिन उस बीच अभी एक बहुत बड़ी चीज हुई है और वो ये कि दुनिया के कुछ समृद्ध देशों का एक समूह है जिसको हम लोग OECD कहते हैं। उस OECD की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है अबाउट क्लाइमेट फाइनेंसिंग। आज के वीडियो में हम उसी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, उस रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के पहले हम लोगों को एक डिबेट समझनी पड़ेगी जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC में हमेशा चलती रहती है। सबसे बड़ी डिबेट यह है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ये बात तो सबको समझ में आ गई है। ये बात भी समझ में आ गई कि क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्लाइमेट चेंज अगर इस प्रोसेस को रोका नहीं गया तो ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे क्लाइमेट में जिसे फिर हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ये बातें की जाती हैं। IPCC अपनी रिपोर्ट देती है कि जिस प्रकार से हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान, औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो UNFCCC में इस बात को तय किया गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो 2015 में हुआ था कि हमको एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। ये सब बातें हो चुकी, लेकिन फिर बात ये आती है कि इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए कुछ फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी। आखिर ये फंड्स आएंगे कहां से, कौन देगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी? अब देखिए, यहां पर डिबेट आता है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं कि दुनिया में सभी को क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करना है तो सबका कंट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि ये बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो मोस्टली आज हम देख रहे हैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो डेवलप्ड नेशंस है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन सभी में जो सबसे ज्यादा लीडिंग एमिटर्स थे वो तो ये डेवलप्ड नेशंस ही थे। उन्होंने शुरुआत में अपने एमिशंस बढ़ाकर अपने देश का डेवलपमेंट कर लिया है और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट किया उन्होंने, आज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, एडेप्टेशन मेजर्स लेने में खर्च करें। डेवलपिंग नेशंस तो अब जाकर के फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में या फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एंड में उन्होंने अपना डेवलपमेंट करना शुरू किया है। अभी उनके पास में एक बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट की। इस समय ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने और एडेप्टेशन का बोझ भी कैसे एक साथ उठा सकते हैं? ये दोहरा बोझ डेवलपिंग नेशंस के कंधों पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि ये डेवलप्ड नेशंस के पास होना चाहिए। इसी डिबेट को देखते हुए कई लंबे समय से जो बहसें चल रही थीं वो 2020 में जाकर COP26 ग्लासगो सम्मेलन में जाकर खत्म हुई, जहां पर यह बात तय हुई कि डेवलप्ड नेशंस हर साल क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नाम पर $100 बिलियन वो खर्च करेंगे। ये उन्होंने प्लेज किया। लेकिन देखिए, हर साल जो प्रति वर्ष ये खर्च कर रहे हैं, अभी तक एक बार भी इन्होंने अपना ये प्लेज पूरा नहीं किया। एक बार भी इन्होंने $100 बिलियन पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इसमें एक बहुत बड़ी गैप है।
इस बार ये जो OECD की रिपोर्ट आई है, OECD रिपोर्ट इसी शॉर्टफॉल के बारे में बात करती है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपने कमिटमेंट को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। डेवलप्ड नेशंस ने अब तक क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, देखिए यहां पर ये चार्ट दिखाता है। आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अभी तक आया है वो 89.6 बिलियन डॉलर्स का आया है, वो भी 2021 में। इसके पहले आप देखेंगे हर साल ये कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है, 100 बिलियन डॉलर्स एक बार भी नहीं हुआ। इसके अलावा ये जो आप 89.6 बिलियन डॉलर्स आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत करीब है 100 बिलियन डॉलर्स के, लेकिन इसमें भी कई सारी तरीके के फरेब हैं, फ्रॉड हैं डेवलप्ड नेशंस के द्वारा किए गए। यहां पर देखिए एक और बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो 89.6 बिलियन डॉलर्स का आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग देख रहे हैं डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, इसका ब्रेकअप कैसा है या फिर ये 89.6 बिलियन डॉलर्स आ कहां से रहे। इसमें से आपको देखिए काफी बड़ा हिस्सा बाइलेटरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा नजर आएगा। बाइलेटरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब जब दो देश आपस में मिलकर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं और एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इंडिया ने आज डिसाइड किया कि श्रीलंका की मदद करनी चाहिए और भारत ने अकेले श्रीलंका में कोई इन्वेस्टमेंट किया, दिस इज बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से मल्टीलेटरल पब्लिक फंड का मतलब हो गया जब कोई सरकारों का एक समूह, जैसे कि ब्रिक्स नेशन, सार्क नेशंस, ये मिलकर अगर किसी देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको बोलेंगे मल्टीलेटरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा देखिए आता है एक मोबिलाइज्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर प्राइवेट कंपनीज को बोला जाए कि आप उस देश में मिटिगेशन मेजर्स में या एडेप्टेशन मेजर्स में कोई इन्वेस्टमेंट करें और इसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो इस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके साथ साथ देखिए एक और बहुत बड़ी चीज है जिसमें फ्रॉड की बात कर रहा था आपसे डेवलप्ड नेशंस के। देखिए यहां पर एक्सपोर्ट क्रेडिट्स को भी इन्होंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग में कंसीडर कर लिया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे आप सामान जब दुकान पर लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, आपने आज सामान लिया और आपने बोला कि अब भैया कल देंगे। ऐसे ही देश भी करते हैं। कभी एक देश ने किसी देश से कुछ इंपोर्ट किया और उसकी पेमेंट को डेफर कर दिया, उसने बोला कि ये पेमेंट हम आपको एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कभी करेंगे। डेवलप्ड नेशंस इस तरीके के एक्सपोर्ट क्रेडिट्स कभी कभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को देते रहते हैं। इस तरह के एक्सपोर्ट क्रेडिट्स को भी इन्होंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग में कंसीडर कर लिया है। मतलब ठीक ढंग से जहां डिमांड थी 1 ट्रिलियन डॉलर्स पर एनम की, वो उन्होंने जैसे तैसे 100 बिलियन डॉलर्स का एक कमिटमेंट किया और उसको भी पूरा करने में वो इतने नखरे दिखा रहे हैं। यहां पर एक और बहुत बड़ी डिबेट आती है कि एडेप्टेशन मेजर्स पर ज्यादा खर्च किया जाए या फिर मिटिगेशन मेजर्स पर। पहले आपको समझना होगा कि मिटिगेशन मेजर्स और एडेप्टेशन मेजर्स होते क्या है। मिटिगेशन मेजर्स का मतलब होता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिन कारणों से हो रहा है उन कारणों को खत्म किया जाए, उसी को अगर हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, दीज आर मिटिगेशन मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको समझ में आता है कि क्लाइमेट चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन कहां से होता है? फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। अगर फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करके कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल आए हमारे पास में, रिन्यूएबल एनर्जी पर अगर खर्च किया जाए, ये सारे खर्च किए गए पैसे ये मिटिगेशन मेजर्स के लिए खर्च किए गए पैसे माने जाएंगे। अभी हम लोग बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर हैं। अगर सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है तो बोला जाएगा कि मिटिगेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग गाड़ियां पेट्रोल से चलाते हैं, अगर ईवी पर हम लोग शिफ्ट होंगे, इस पर जितने भी पैसे खर्च किए जाएंगे, कहा जाएगा कि मिटिगेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एडेप्टेशन मेजर्स क्या होते हैं? देखिए, हमको एक बात तो पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम लोग भविष्य की बातें करते थे कि भविष्य में क्लाइमेट चेंज हो सकता है। अब हमको पता है कि हम लोग उस भविष्य में जी रहे हैं। हम सभी कम अधिक मात्रा में क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज पर ही पड़ रहा है। यहां पर हमको समझ में आ गया कि क्लाइमेट चेंज हो गया, तो अब अपने आप को उसके हिसाब से अनुकूलित करना पड़ेगा। जैसे हमको ये बात समझ में आ गई कि ठीक है, सी लेवल राइज हो गया है। अब सी लेवल राइज कोई फ्यूचर की बात नहीं है। अगर हम लोग आज से 200 साल, 300, 400 साल पहले से देखें तो सी लेवल में राइज आया है, कोस्टल एरियाज का सबमर्जेंस हुआ है और अभी आने वाले अगले 50-100 सालों में और होगा। तो हमको पहले से तैयारियां करनी होंगी। हमको पता है हम ये अब नहीं रोक सकते, तो नहीं रोक सकते तो यहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेट कराना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई कोस्टल बाउंड्री वॉल बनानी हो, कोई कोस्टल पंपिंग सिस्टम बनाना हो, जैसा कि नीदरलैंड में मौजूद है, एम्स्टर्डम में मौजूद है। इन सब चीजों को करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, रिहैबिलिटेशन वर्क करना पड़ेगा। यहां पर में भी
आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन देखिए, डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में इस चीज को लेकर भी बहस है। डेवलप्ड नेशंस चाहते हैं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिटिगेशन मेजर्स में जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स का इन्वेस्टमेंट भी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है, जबकि एडेप्टेशन मेजर्स में अगर जो भी पैसे खर्च किए जाएंगे वो ज्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में जाएंगे। वो ग्रांट के रूप में उनको देना पड़ेगा, वहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगा और डेवलप्ड नेशंस को इसका सीधा फायदा नहीं मिलेगा। इसी कारण से डेवलप्ड नेशंस एडेप्टेशन मेजर्स के ऊपर में स्पेंडिंग कम करना चाहते हैं। भारत, चीन और इस जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं बहुत लंबे समय से इसकी वकालत कर रहे हैं कि हमको एडेप्टेशन मेजर्स पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। वर्तमान समय में होने वाली स्पेंडिंग की अगर हम लोग बातें करें तो देखिए, यहां पर आपको स्पेंडिंग नजर आ रही है कि किस तरह से हो रही है। एक देखिए, एक और बहुत बड़ी जो चालाकी डेवलप्ड नेशंस कर रहे हैं इस क्लाइमेट फाइनेंसिंग में, उनको अगर $100 बिलियन की फाइनेंसिंग करनी है तो मोस्ट ऑफ दिस $100 बिलियन वो देखिए वो लोन के फॉर्म में जा रहा है, ना कि ग्रांट्स के फॉर्म में। ग्रांट्स के फॉर्म में सिर्फ 27.6% फाइनेंसिंग वो फंड गया, बल्कि जबकि ज्यादातर उसका हिस्सा 67.9% ये लोन के फॉर्म में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, एडेप्टेशन मेजर्स के लिए सिर्फ 27% पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जबकि मिटिगेशन के लिए 60% इन्वेस्टमेंट जा रहा है। देखिए, इस क्लाइमेट फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन के फॉर्म में जा रहा है और लोन में भी एक और खास बात है कि यहां पर ग्रांट इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड थी। अब ये ग्रांट इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्रांट इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से होता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके लिए लोन का कुछ हिस्सा ग्रांट इक्विवेलेंट के रूप में रखा जाता है। अब ये ग्रांट इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्रांट इक्विवेलेंट मतलब एक तरह से समझ जाइए इंटरेस्ट रेट में रिबेट। अब इसको ओईसीडी नेशंस इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि आज की डेट में किसी कंट्री को 100 रुपीज का लोन दिया गया और उसको बोला गया कि तुम अब से 20 साल बाद 105 रुपए हमको रिटर्न करना। 105 रुपए तो देखने में तो लग रहा होगा कि इसमें कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन एक्चुअली इसमें कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद 105 रुपए की वैल्यू आज के हिसाब से हो सकता है कि सिर्फ 90 रुपीज रह जाए। तो एक तरह से हुआ क्या, डेवलप्ड कंट्रीज ने 100 रुपीज दिए और वापस लिए सिर्फ 90 रुपए। तो 10 रुपए ये जो है इसको ग्रांट बोला जाता है कि 10 रुपए एक तरह से समझ जाइए कि उन्होंने उनको ग्रांट के रूप में दे दिया। तो यहां पर ग्रांट इक्विवेलेंट कितना हुआ? 10%। इस चीज को यहां पर कंसीडर नहीं किया जा रहा है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के टाइम पर। जब डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दे रहे हैं तो यहां पर ग्रांट इक्विवेलेंट्स को भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात जो यहां पर है वो ये कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अभी तक कोई क्लियर कट डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC में अभी तक प्रपोज नहीं की गई है। इसके कारण डेवलप्ड कंट्रीज को एक मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रॉड करने का। फ्रॉड किस प्रकार का? आप देखिए, यहां पर ये जो बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी फंडिंग किया करते थे, जो लोगों कंट्रीज को ये लोन दिया करते थे, इसको भी ये कंसीडर कर ले रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग में। कई बार एक ही चीज को, मतलब एक जगह पर फंड करके इसको दो जगह पर कंसीडर कर लिया जा रहा है, दो जगह पर उसकी कैलकुलेशन हो जा रही है। तो ये जो डबल कैलकुलेशन हो रहा है किसी दूसरी जगह पर, जैसे हेल्थ केयर में खर्च किया गया पैसा, जैसे कि कोविड के बाद से इन कंट्रीज ने WHO में हेल्थ केयर में भी इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लेज किया था। अब क्या हो रहा है कि उसी प्लेज को ये यहां पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग में भी दिखा दे रहे हैं कि हम ये एडेप्टेशन मेजर्स में खर्च कर रहे हैं। तो एक्चुअल खर्च जो हेल्थ केयर पर होना चाहिए वो कम हो जा रहा है। तो इस तरीके का फ्रॉड आपको डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से देखने को मिल रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी फाइनेंस का खर्च किया जा रहा है दुनिया में ग्लोबल वॉर करने में। चाहे वो यूक्रेन की वॉर हो, इजराइल की वॉर हो, हर जगह पर उनके फंड का, उनके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन वॉर्स को स्पॉन्सर करने में जा रहा है और वो अपनी इन एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने कहा कि जिस प्रकार से हम चल रहे हैं इस सदी के बीतते बीतते इस पृथ्वी का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसको हमको 2 डिग्री सेल्सियस तक रोक के रखना चाहिए। UNFCCC के अभी फिलहाल यही एकमात्र लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत सारी फाइनेंसिंग की जरूरत है। और टू बी प्रिसाइज कितनी जरूरत है? $1 ट्रिलियन हर साल 2025 तक और 2026 से 2030 तक ये बढ़कर $2.4 ट्रिलियन पर एनम हो जाएगी। लेकिन यहां पर उनसे जब बोला गया कि आप $1 ट्रिलियन हर साल
कंट्रीब्यूट करिए। डेवलप्ड नेशंस नहीं तैयार हुए, उन्होंने $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का एक प्लेज किया और वो भी कमिटमेंट उन्होंने एक बार भी पूरा नहीं किया है और उसमें भी इस तरीके का फ्रॉड आप लगातार देख ही रहे हैं। यहां पर देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा इंडिया और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने 2015 COP21 पेरिस में एक बात बोली थी। इंडिया ने कहा था कि हम प्रॉब्लम का पार्ट नहीं रहे हैं, लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि हम सॉल्यूशन का पार्ट जरूर रहेंगे। और आप इसको सीधे सीधे देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस से। ये एक इंडेक्स है जो कि कंट्रीज, मतलब लगभग 63 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, इनकी परफॉर्मेंस को ये चेक करता है, इवैल्यूएट करता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इन देशों ने कितने बढ़िया कदम उठाए हैं। UNFCCC की जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको किस हद तक ये पूरा कर रहे हैं। अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से भारत टॉप 10 में लगातार बना हुआ है, उसने हैट्रिक लगाई है। 2023 में आप रैंकिंग देखिए, जहां भारत की रैंकिंग 8वें नंबर पर है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रैंकिंग 52nd मिलेगी। इसी तरफ 2022 में आप देखिए, 2022 में भारत की रैंकिंग 10वीं है, 2021 में भी भारत की रैंकिंग 10वीं है और 2020 में भारत की रैंकिंग 9वीं है। यानी कि लगातार भारत टॉप 10 में परफॉर्म कर रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, आप इसमें चिली, मोरक्को जैसे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को भी पाएंगे। तो जहां एक तरफ डेवलपिंग नेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर क्लाइमेट मिटिगेशन मेजर्स, एडेप्टेशन मेजर्स पर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस पर एक प्रामाणिक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं दूसरी तरफ डेवलप्ड नेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे भाग रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा?